हाय यो व्हाट्सएप सभी को एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के अंदर। होपफुली सब बढ़िया होंगे इंडिया के अंदर। और जो ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हैं वीडियो या जो यूएस में ये वीडियो देख रहे हैं या जो कनाडा में ये स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं या जो अपने फ्रेंड सर्कल को ये वीडियो शेयर कर रहे हैं उन सभी को एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो होपफुली एकदम सब लोग अपनी तैयारियां कर रहे होंगे या जो प्लानिंग चल रहा है सितंबर इनटेक आने वाले स्टूडेंट्स के लिए या जिन्होंने अपना मन बना लिया है कि अब मुझे जाना है बाहर। तो उनके लिए मैं आज है ना 2 स्टेप में आपको कुछ प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो मेन जो प्रोसेस है वो रिगार्डिंग है कि जब आपको आना तो सभी को होता है, मुझे भी आना था, बट कौन सा स्टेप हम पहले लेवे, कैसे हम उसे प्रोसेस करें, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग आज बात करने वाले हैं। वैसे आज थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि मुझे आपको हर चीज़ एक डिटेल्स के अंदर ब्रीफ में समझाना है, डिटेल में समझाना है और हर एक चीज़ के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वैसे देखो यहाँ पे आज 24 मार्च हो गया है। शायद ये वीडियो मैं पोस्ट करूँगा तब तक 27-28 मार्च हो चुका होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब मैं क्या है जब से फ्री होता है तो थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करते रहता है ताकि आपको मैं अपनी अपनी डिटेल्स शेयर कर पाऊँ। तो आज जो है हम लोग मेजरली 2 पॉइंट पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला जो है हमारा फर्स्ट स्टेज रहेगा कि हम को आना है तो हमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स क्लियर करने होंगे, कैसे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या स्कोरिंग उनकी रहती है। ठीक है, कोई भी कंट्री में अगर आप जाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको तैयारी करनी होती है कुछ एग्ज़ाम्स की, जो कि इंग्लिश प्रोफेशनली टेस्ट जिसको कहा जाता है या इंग्लिश टेस्ट कह सकते हैं आप उसको अपनी भाषा में। तो वो टेस्ट देने के लिए आपको क्या करना है वो तो आप जानते ही हैं। ठीक है, पहले आपको क्लासेस लेनी है, थोड़ी सी समझना है, उनकी प्रोसेस समझनी है, अपनी ग्रामर के ऊपर काम करना है और ये सब चीज़ें आप करने के बाद में जब आप एग्ज़ाम देते हो तो कौन कौन से स्कोर से और क्या क्या स्कोर के अंदर चीज़ें आपको सपोर्ट करेगी। मीनवाइल आप ये भी देख पाओगे कि आपको क्या या करना है, कौन सी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसके अंदर कितने स्कोर आपको लाने रहेंगे, ताकि वो स्कोर के बेस पे आप ये देख सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम आती है मैं उसकी बात करता हूँ आपके साथ में। देखो यार, सबसे पहली जो एग्ज़ाम है जो सभी लोग जानते हैं जिसका पूरा नाम है IELTS। और IELTS जो है वो इंडिया के अंदर आप एग्ज़ाम देते हो तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी वैलिड है, वो कनाडा में भी वैलिड है, वो न्यूजीलैंड में भी वैलिड है और वो यूके के अंदर भी वैलिड है। जब आप IELTS दे देते हो तो IELTS जो होता है बॉस वो सबसे पहला एग्ज़ाम ऐसा होता है जिसके बेस पे आपके पास में नंबर ऑफ़ कॉलेज के और नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ के ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा खुल जाते हैं, क्योंकि IELTS जो है वो सारी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अपने अपने क्राइटेरियाज होते हैं कि वो कुछ बैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, उतना बैंड आपको उनको देना रहता है। जैसे कि मिनिमम जो यूके के अंदर समझ लो, ऑस्ट्रेलिया में या कहीं पे भी आप कोई भी कंट्री में अप्लाई करते हो तो सबसे पहला आपका जो बैंड होना चाहिए वो 6 से 6.5 बैंड के बीच में होना चाहिए। सारे बैंड आपके टोटल उसके अंदर 4 कैटेगरीज देखा जाता है, जिसमें आपका लिसनिंग आ जाता है, राइटिंग आ जाता है, आपका स्पीकिंग आ गया और उसके साथ साथ में आपका जो आपने सुना उसको आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसको वो लोग जज करते हैं, बट उनको 4 अलग अलग तरीके से वो लोग डिस्क्राइब करते हैं, जिसके अंदर आपको 3 किसी भी के अंदर अगर आपका जो मार्क्स है वो 6.5 आता है, बट किसी एक के अंदर अगर आपका 6 आ जाता है तो भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो IELTS के लिए क्या है, सबसे पहला जो बेसिक आपका इंग्लिश होना चाहिए वो 6 to 6.5 के बीच में होना चाहिए। दूसरा नंबर का जो एग्ज़ाम आता है उसको हम लोग कहते हैं पीटी जो कि मैंने दिया था बट मेरा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया था। सो तो पीटी के अंदर कैसा है कि इसके अंदर कुछ थोड़े से और स्कोप्स आपके कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ आपको कम हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि आपको जो स्कोर लाना रहता है वो 52-63 के नियर बाय अगर आप लाते हैं तो आपको पीटी आप क्लियर कर लेंगे और इतना रिक्वायरमेंट आपका रहता है। अगर ये जैसे ही आपका क्लियर होता है तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है टॉफिल होता है। टॉफिल वैसे ज़्यादातर हमारे वहाँ पे दिया जाता है, बट यूके के लिए नहीं होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो IELTS पीटी प्रीफर करते हैं। टॉफिल हमारे यहाँ नहीं होता, बट फिर भी मैं टॉफिल के बारे में भी आपको बता देता हूँ। टॉफिल के अंदर जो स्कोर
रिक्वायरमेंट होती है, आपकी पासिंग स्कोर होना चाहिए 60 टू 93 के बीच में। अगर आपका स्कोर होता है इट मीन्स वो इक्विवेलेंट हो गया IELTS के 6 से 6.5 बैंड के नियर बाय। तो जैसे ही आपका ये कंप्लीट होता है, इसके बाद में सबसे लास्ट में जो एग्ज़ाम आता है उसका नाम है ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो के अंदर जो है, जो ऑनलाइन डिटेल्स आप देख रहे हैं, ऑनलाइन डिटेल्स के अंदर आपको जो मार्क्स देखने मिला होगा वो 100 या 110 के बीच में पासिंग मार्क्स दिख रहा है। बट नहीं, अभी उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। तो अभी जो मार्क्स स्कोर है वो आप 105 टू 120 मार्क्स के बीच में अगर आप स्कोर करते हैं तो आपका जो है वो ड्यूलिंगो क्लियर हो जाता है। तो भाई वो जो 4 एग्ज़ाम है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा फिर से आपको बता देता हूँ। 4 एग्ज़ाम जो हैं, जिसके अंदर सबसे पहला एग्ज़ाम है IELTS, फिर आता है PT, फिर आता है TOEFL और चौथा नंबर का आता है ड्यूलिंगो। ये 4 एग्ज़ाम जो है वो अभी फ़िलहाल कोई भी कंट्री में आपको अगर जाना है तो आपको ये 4 एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं। इन 4 एग्ज़ाम में मैंने स्कोरिंग वाइज आपको अभी मैं शीट आपके सामने शेयर करेंगे। ठीक है, वो शीट जैसे ही आपके सामने आती है आप एक बार जस्ट क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपके जो मार्क्स है वो किस जगह पर आने चाहिए। आप मेक श्योर करिए कि आप 7.5 8 बैंड की तैयारी करें, तब जाके 6.5 7 बैंड के आसपास आप जाके खड़े रहेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी डिटेल्स जो है वो लाइक करते रहें। इन बिटवीन मैं आपको एक दूसरी चीज़ भी बताने वाला हूँ कि जब आप ये सारी प्रोसेस ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले आने के लिए क्या है, एग्ज़ाम क्लियर होना ज़रूरी है। जब आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है तो आपके पास में क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म आ जाता है कि यस आप क्वालिफाइड हो इंग्लिश को लेके। ठीक है, फिर जैसे ही आपका ये सब कंप्लीट होता है तो आपके पास में एक एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट आ जाता है। तो आप ये श्योर हो जाते हैं कि आपका पहला दरवाज़ा जो है वो खुल चुका है। तो दूसरे दरवाजे में आपको क्या करना है, सेकंड स्टेज जो रहेगी आपकी, सेकंड स्टेज के अंदर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में आपके सामने अभी शेयर कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान रखना रहेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है या उससे पहले भी आपको जितना टाइम मिले उतना जाए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो आपके पास में रेडी पड़े होंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद आपके पास में रेडी नहीं पड़े होंगे, तो उनको आपको पहले से तैयार करना है। तो आप अभी से उसके साथ में भी जुड़ जाओ। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूके के अंदर अगर आप आना चाह रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है पासपोर्ट। पासपोर्ट अपना अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लो। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट जो है वो 10th और 12th की आपकी मार्कशीट। ठीक है, 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आपका स्कैन करके रखो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं अभी फ़िलहाल ओरिजिनल नहीं देने रहेंगे, पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके रखने हैं। ठीक है, ताकि आप जब भी आपके पास में फ़ाइल रेडी है तो आप इमीडिएटली लगा सकते हो, स्कैन करने का टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो 10th और 12th की आपको मार्कशीट रेडी करके रखनी है। ठीक है, फिर अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा की आप मार्कशीट रेडी कर दो। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है बैचलर डिग्री की जितनी भी आपकी मार्कशीट से, अगर आपके 4 सेमेस्टर रहे, 5 रहे या 6 रहे, मोस्टली वैसे इंडिया में 6 सेमेस्टर का होता है, 3 साल होता है, तो 2-2 साल की एक साल में 2 मार्कशीट हो जाती है, तो टोटल 6 मार्कशीट जैसा होता है। तो 6 मार्कशीट आपकी रेडी करके रखो। बैचलर डिग्री अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो बैचलर डिग्री का आपका जो डिग्री सर्टिफिकेट कहते हो या डिग्री आपके हाथ में आ गई है, तो डिग्री आपके पास में रेडी हो जानी चाहिए। डिग्री आप अपने पास में कलेक्ट करके रख लो। फिर आ जाता है कि अगर आपका बैचलर डिग्री कंप्लीट हो गया है तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट भी आप रेडी करके रख लो। ट्रांसक्रिप्ट जो होता है वो एक दूसरा डॉक्यूमेंट है जिसके बेस पे आपका जो, क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो फेक बनती है। ठीक है, तो यूके की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज जो है वो आपसे ट्रांसक्रिप्ट भी मांग सकती है। तो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। ठीक है, आप उसके लिए अभी से प्रोसेस कर दो, क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट आने में 15 डेज़ जैसा लग जाता टाइम। ठीक है, तो आप ट्रांसक्रिप्ट रेडी कर दो। ये डॉक्यूमेंट हो गए आपके 10th 12th के और आपके बैचलर डिग्री के। अब मैं आ जाता हूँ कि अगर आपने मास्टर डिग्री किया है इंडिया में और आप यहाँ पे डबल मास्टर करने के लिए आ रहे हैं तो सेम डॉक्यूमेंट आपको मास्टर डिग्री के रेडी करने हैं, जिसके अंदर मास्टर डिग्री की आपकी सारी मार्कशीट्स आ जानी चाहिए, मास्टर डिग्री का आपका सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए, या फिर आपको आपकी डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, मास्टर डिग्रीज़ की भी सारी जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट्स हैं आपकी वो भी आप यूनिवर्सिटी से कलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं नीचे हमारे क्या और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर मैं आपको बताता हूँ, जैसे मास्टर डिग्री का हो गया, बैचलर डिग्री का हो गया, अब आ जाते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको तैयार कर लेना है।
या फिर आप उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है आपको अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है स्टूडेंट्स को वो रेडी रखनी है, जिससे आपका वो नंबर एनी टाइम कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप फाइल लगाते हैं तो आपका वो नंबर, आपका मेल आईडी आपको रेगुलर अपडेट चेक करते रहना पड़ेगा। आपके पेरेंट्स के मोबाइल नंबर, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, आप जिनका भी नंबर शेयर कर रहे हैं, तो मेक श्योर करें कि वो मेल आईडी और वो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर अगर आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो उनका फ़ोन लग जाना चाहिए। नहीं तो आपको भी फ़ोन लगा रहे हैं, आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, उनका फ़ोन लगा रहे हैं, उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है, तो आपकी फ़ाइल साइड में हो जाएगी। तो मेक श्योर करिए कि यार आप जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहे हैं वो पर्सन मोबाइल से एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल से कनेक्ट होना चाहिए रेगुलरली। और मेल आप रेगुलर चेक करते रहना, मेल चेक करोगे तो आपको अपडेट्स आते रहेंगे जैसे ही आप फाइल लगाओगे। उसके बाद में आपको आपकी यूनिवर्सिटी से या आपकी कॉलेज से या स्कूल से 2 या 3 जो है वो LOR लाना होता है। LOR क्या चीज़ होती है? पहले लेटर ऑफ रिकमेंडेशन LOR होता है, जो कि 2 से 3 आपको LOR लेने होंगे। आप या तो उसको अपनी यूनिवर्सिटी से ले सकते हो, या अपने कॉलेज से आप ले सकते हो, या आपके स्कूल से ले सकते हो, या अपने ऑफिस से ले सकते हो। तो ये 4 सोर्सेज है जहाँ पे आपको LOR की ज़रूरत पड़ेगी। आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एक ऐसा चीज़ है जिससे आप ये बताते हैं कि आपको वो पर्सन अच्छे से जानते हैं, आपका नेचर जानते हैं और आपके बारे में सारी डिटेल्स उसके पास में हैं। सो आप उनको, वो आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? आपको LOR तो मिल रहा है, उसके अंदर कुछ मेक श्योर करिएगा चीज़ें आपकी होनी ज़रूरी है, जिसमें अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ले रहे तो फैकल्टी का नेम होना चाहिए, ठीक है। डेजिग्नेशन होना चाहिए, उनका मेल आईडी उसके अंदर मेंशन होना चाहिए और स्टैंप लगा होना चाहिए। 4 चीज़ें आपकी होनी चाहिए, ठीक है। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो आपको स्कूल से, कॉलेज से आपके प्रिंसिपल भी देंगे, आपके HOD हैं तो HOD आपको दे सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर्स जो हैं उनका भी लेटर LOR चलेगा, ठीक है। हाँ, जो स्टूडेंट्स स्कूल ख़त्म कर लिया है और अभी फ़िलहाल वर्किंग पे है इंडिया के अंदर, तो उनका क्या होगा, एक गैप दिखता है स्टडी के बाद में, तो वो अपना कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के भी रेडी रखें। मेन वाइल आप अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर अपने करंट जॉब के जो सीनियर्स होते हैं उनके भी LOR आप लेके रखें, जिसके अंदर CEO का LOR चल जाता है, HR का आपका चलेगा और आपके किसी हायर मैनेजर अथॉरिटी का LOR चलेगा, जिसके अंदर भी आपका उनका नेम मेंशन होना चाहिए, उनका मेल आईडी कम्युनिकेशन के लिए, उनका मोबाइल नंबर होवे, ठीक है, और सिग्नेचर स्टैम्प। इतनी मेक श्योर करेगा, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए आपकी। इसके बाद अब बात करते हैं आपके साथ दूसरे एक चीज़ के ऊपर। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका बैचलर डिग्री के अंदर कुछ ब्लॉक रहा है या उनका क्लियर नहीं हो पाए एग्ज़ाम्स या डिग्री में नहीं हो पाए, तो उनका बैकलॉग लगा है, तो उसकी मार्कशीट और उसकी समरी भी आप तैयार रखें, ठीक है। फिर आ जाते हैं, आपको SOP रेडी करना रहता है। SOP मोस्ट ऑफ टाइम तो वैसे अगर आप किसी एजेंट को फाइल दे रहे हो तो वो एजेंट अपना SOP खुद रेडी करके दे देता है, बट अगर आप खुद फाइल लगा रहे हो तो आपको SOP रेडी रखना है। SOP का फुल फॉर्म होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, कि किस पर्पस से आप SOP या किस पर्पस से आप लगा रहे हैं। तो वो SOP जो होगा वो हर एक यूनिवर्सिटी में अलग अलग लगेगा। एक ही जगह का कॉपी पेस्ट करके आप सभी जगह नहीं लगा सकते, आपको उसका दूसरा SOP रेडी करना होगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के अंदर स्कोरिंग्स अलग होगी, उनकी ग्रेड्स अलग होगी, उनके रेटिंग्स अलग होंगे, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए आपको SOP तैयार करना है, ठीक है। फिर हम बात कर देते हैं कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, वैसे देखो यार, मैं जैसे राजस्थान से था तो मेरे साथ जो सिचुएशन हुई थी मैं उसको आपको बताता हूँ। क्या हुआ था कि मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो हिंदी में बना हुआ है, ठीक है। एंड अब मुझे नहीं पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों उसके अंदर मिक्स था, तो मेरा जो नेम था वो हिंदी में था, बाकी लिखते हैं ना कि पर्सन नेम, तो पर्सन नेम तो आ गया, फिर अब नेम जो था वो हिंदी में था, वो नीचे से इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है। तो मैंने जब फाइल लगाया तो मुझे वहाँ पे बाहरी बंदे ने बताया कि यार आपका बर्थ सर्टिफिकेट का ये इशू है, तो मैंने तुरंत उसका इंग्लिश कॉपी करवा लिया, ठीक है। तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है अगर हिंदी के अंदर है, गुजराती के अंदर है, या जो पंजाब से मेरे भाई देख रहे हैं या जो महाराष्ट्र से मेरे भाई लोग देख रहे हैं, तो वो अगर उन्होंने वहाँ के इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ाई नहीं किया है या उनका जो बर्थ सर्टिफिकेट है, ठीक है,
वो अगर आपका अपनी लैंग्वेज में बना हुआ है तो प्लीज़ उसको आप ट्रांसलेट करवा लीजिए, और आपके स्कूल्स के डॉक्यूमेंट्स जितने भी होते हैं उनको भी आप ट्रांसलेट करा लीजिए, क्योंकि जब आप फाइल लगाओगे तो यहाँ पर ब्रिटिश पर्सन जो रहेगा अथॉरिटी, वो ओनली इंग्लिश समझता है, उसको हिंदी नहीं आता, उसको गुजराती नहीं आता, वो इंग्लिश में होगा तो आपका फ़ाइल जल्दी निकल जाएगा, नहीं तो फिर से आपको मेल आएगा क्वेरी का, ठीक है। तो आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के रखें एडवांस में, क्योंकि ये सब चीज़ें बाद में जाके जब आप वीज़ा फाइल लगाने जाओगे तब ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी नहीं होंगे तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। तो ठीक है, इतना तक आपका समझ में आ गया। अब मैं बात कर लेता हूँ कि आपने जो अगर रेज्यूमे बना रखा है आपका, आपने अगर कोई पढ़ाई किया है या फिर आपका जो हॉबीज़ है, जो भी रेज्यूमे आप बना रहे हो, तो आपको अपना रेज्यूमे भी रेडी रखना है और वो अप टू डेट होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको पासपोर्ट साइज़ के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके रखने पड़ेंगे, जिसका फॉर्मेट जो रहेगा वो 45 mm उसका हाइट होना चाहिए और 35 mm उसका विड्थ होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ का यूके का फॉर्मेट ये है 35-45, ठीक है। तो मेक श्योर आप इसको नोट कर लेना, और जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बताया है, ठीक है, वो सारे आप एक पेपर पे नोट कर लीजिए, तो आपको ईजी रहेगा। मैं स्क्रीन डेफिनेटली शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, बट मीनवाइल आप ये सारे लिस्ट अंदर देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो है स्टडी, आपने समझो जैसे मेरी स्टडी जो थी वो 2016 में ख़त्म हो गई थी। 2016 के बाद में मैंने क्या जॉब किया। अब जॉब किया तो मुझे क्या देना रहेगा, जॉब का एक्सपीरियंस लेटर, तो मैं उस पर आ जाता हूँ। तो जॉब मैंने जब किया तो जॉब के अंदर मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे मेरा गैप था तो मुझे वो लगाने पड़ते हैं, ताकि मैं जस्टिफाई कर सकूँ कि भाई मैंने इतने टाइम जॉब किया है, इतने टाइम मैंने एजुकेशन किया था। तो जो डिस्टेंस होता है, जो बीच में गैप रहेगा, उन स्टूडेंट्स के लिए ये डॉक्यूमेंट ज़रूरी रहेगा। जैसे आपका अगर आपने जॉब किया है, तो जैसे मैंने 2016 से लगा के 2022 तक मैंने जॉब किया था, तो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी थे, जिसके अंदर मेरा जॉब का अपॉइंटमेंट लेटर, मैंने जितनी भी जॉब्स की उन सभी के अपॉइंटमेंट लेटर आपके पास में होने चाहिए, जॉब के ऑफर लेटर आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। जॉब का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जैसे आपने कहीं सी दूसरी कंपनी में जॉब किया था पहले, पर अभी आपने वो छोड़ दिया है, तो आपने वो छोड़ दिया है तो उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना ज़रूरी है, ठीक है। करंट जॉब जहाँ पे आप कर रहे हैं, ठीक है, तो करंट जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसका 3 महीने का सैलरी स्लिप आपके पास में रेडी होना चाहिए, 3 मंथ्स का, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि MOI एक डॉक्यूमेंट है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। MOI जो होता है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप ये बताते हैं कि आपका एजुकेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम से हो रखा है। कुछ यूनिवर्सिटी MOIA के बेसिस पे भी एडमिशन दे रही है, बट अभी उसके चांसेस बहुत कम है, बहुत कम, ठीक है। तो MOI क्या चीज़ है, मैं वो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट गेप का जो था वो तो हमारा चैप्टर क्लोज हो गया है। अब लास्ट एक डॉक्यूमेंट है कि MOI, अगर आपने MOI नहीं रेडी किया है तो प्लीज़ उसको रेडी करा लो, ठीक है। MOI क्या होता है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर है, जिसके बेस पे आप ये जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आप उन्हें ये जस्टिफाई करते हैं कि आपने जो पढ़ाई किया है, या तो वो हिंदी मीडियम से किया है या इंग्लिश मीडियम से किया है, तो आप MOI के बेस पे बताते हैं कि आपकी जो स्टडी है वो इंग्लिश मीडियम से हुई है, ठीक है। और ये जो होता है ये आपको यूनिवर्सिटी और आपके स्कूल से मिलेगा। जैसे मेरा जो एजुकेशन था, 10th क्लास तक मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई किया, फिर 11th-12th मैंने इंग्लिश मीडियम से किया, उसके बाद में मेरी बैचलर डिग्री फिर से इंग्लिश मीडियम में हुई थी। तो मैंने 10th के बाद में जो 11th-12th मैंने इंग्लिश में किया, तो मेरा CBSE आ गया था, ठीक है। तो CBSE आ गया इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, बट 10th तक जो मैंने पढ़ाई किया था वो RBSE था, तो RBSE के अंदर मुझे वापस दिखाना पड़ता था। मैंने वो MOI इशू करवाया था कि हाँ, हमारा एक सब्जेक्ट ऐसा भी था जो कि MOI इंग्लिश में था, ठीक है। तो फिर उसके बाद में जैसे ही मेरे कॉलेज आया तो कॉलेज में भी मैंने MOI निकलवा के रखा। उसके अंदर क्या बेनिफिट हुआ मुझे, मैंने MOI निकलवा लिया तो मुझे फ़ायदा ये हो गया कि मेरा जो क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी जो थी वो MLSU मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी थी। अब वहाँ से मुझे वो सर्टिफिकेट निकलवाना था, तो मैंने वो निकलवा लिया, अपनी कॉलेज से निकलवाया था। तो कॉलेज वालों ने बताया कि भैया आपकी जो पूरी स्टडी हुई है वो सारी इंग्लिश में ही हुई रखी है, और पता है अभी ऑलमोस्ट सभी जगह पे यार इंग्लिश चलने लग गया है, तो आप MOI निकलवा लो, ठीक है। बट हाँ, MOI के बेसिस पे एडमिशन बहुत कम हो रहा है, पहले हो रहे थे बट अब नहीं हो रहे, ठीक है।
1 या 2% ऐसी कॉलेज होगी जिसमें आपका MOI के बेसिस पे एडमिशन हो जाता है, बट उसके अंदर भी उनकी कुछ कंडीशंस हैं, जिसके अंदर आपका जो इंग्लिश के अंदर मार्क्स है 10th 12th के अंदर वो एटलीस्ट 80-85% होना चाहिए, ठीक है। तो आपको MOI के बेसिस पे एडमिशन मिल जाता है, बट उसके अंदर यूनिवर्सिटी के स्कोप बहुत कम हो जाते हैं। तो हमने जो बात की आज के दिन में, ठीक है, तो 2 पॉइंट पे हमने मेजर डिस्कस किया है। एक तो आपको सबसे पहला स्टेप तैयार करना है, आपको एग्ज़ाम्स देनी है। जैसे ही आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपको ये सारी डॉक्यूमेंट लिस्ट जो मैंने आपको अभी शेयर किया है, ये सारी डॉक्यूमेंट लिस्ट आप पेन से नोट कर लो, या फिर आपको मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दे दूँगा लास्ट में, तो वो आप देख लेना और उसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिएगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट्स जैसे ही आप रेडी कर लो, आपका समझ लो 30% काम आपका ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद में मैं दूसरी वीडियो के अंदर आपके साथ में जो पार्ट 2 इस वीडियो का मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, उस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके जब डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं तो उसके बाद की प्रोसेस क्या रहेगी, कैसे आपको कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। एक वीडियो में इसमें भी ये जल्दी बनाने वाला हूँ कि आप कैश जो प्री कास्ट इंटरव्यू होता है जो मैंने भी दिया था, प्री कास्ट इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो उसके कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर, और होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो मैंने डॉक्यूमेंट लिस्ट बताई है आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो वगैरह पसंद आती है प्लीज़ लाइक कर दो, ठीक है क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है कि वीडियो बनाना, फिर उसके अंदर सारी चीज़ें आपके लिए एक एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना और आप तक पहुंचाना, क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं एक भी पॉइंट मिस करूँ जहाँ पे मैं आप तक जो इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ वो गलत हो गए। इसलिए मैं मेक श्योर करता हूँ कि मैं 2 से 3 बार उसको खुद देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर ही आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। तो यार अभी यहाँ पे वेदर तो काफ़ी अच्छा हो गया है पहले से, तो अब अच्छा है, धीरे धीरे देखो सर्दी कम हो गई है। अभी कह रहे हैं कि अभी 5-6 दिन तो और थोड़ा सा बारिश वारिश रहेगा, फिर गर्मी स्टार्ट हो जाएगा, तैयारी है गर्मी की। सो लेट्स होप फॉर द समर क्योंकि समर यहाँ पे बहुत अच्छा होता है ऐसा माना जाता है, क्योंकि सर्दी में लोग निकलते नहीं हैं, घूमने भी नहीं जाते हैं। समर में यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं, बाहर से भी आते हैं, अदर कंट्री से भी आ रहे हैं। तो भाई लोग, वैसे थोड़ी वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, बट प्लीज़ यार वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाओ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक हर एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, बारीक से बारीक डिटेल तक मैं आप तक पहुँचाऊँ, ठीक है। चलो बाय, थैंक यू।